कारा, जिसको स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको स्टोन वर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल है सेल्स की, उनके आउटसाइड कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं लाइम। तो लाइम जो है वो एक तरह का स्टोन है, इसीलिए कारा को हम बोलते हैं स्टोन वर्ट। क्लासिफिकेशन की अगर अपने बात करें तो कुछ साइंटिस्ट के द्वारा जो कारा है उसको क्लोरोफाइसी में रखा गया है और कुछ साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, इसके लिए एक अलग क्लास बना दी है जिसको कैरोफाइसी के नाम से जाना जाता है। तो कारा को स्टोन वर्ट कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, स्टोन वर्ट। तो स्टोन वर्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल के आउटसाइड। तो क्लासिफिकेशन की अगर अपने बात करें तो F.E. फ्रिश के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था कारा का, उसके अकॉर्डिंग ये एक ट्रू एल्गा है और जितने भी ट्रू एल्गी हैं उन्हें एक डिवीजन में रखा जाता है जिसको हम नाम देते हैं यू फाइकोफाइटा। तो यू फाइकोफाइटा के मेंबर्स को ट्रू एल्गी कहा जाता है। तो इसकी जो डिवीजन है हो जाएगी यू फाइकोफाइटा। उसके बाद क्लास की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट इसको क्लोरोफाइसी में रखते हैं और कुछ जो है इसको कैरोफाइसी में रखते हैं। तो यहां पर हम कैरोफाइसी को लेके चलेंगे। तो जीनस के नाम से ही इस क्लास का नाम रखा गया है कैरोफाइसी, और कैरोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को स्टोन वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी स्टोन वर्ड्स कहलाते हैं जो कैरोफाइसी के मेंबर्स हैं। उसके बाद जो ऑर्डर है, ऑर्डर का जो नाम है ये भी जीनस के नाम से ही रखा गया है और ऑर्डर इसमें हो जाएगा कैरेल्स। उसके बाद फैमिली की बात करें तो फैमिली का जो नाम है वो भी जीनस के नाम से ही रखा गया है। तो फैमिलीज की हो जाएगी कैरेसी। तो कैरेसी फैमिली का मेंबर है। इस फैमिली के अंदर दो मेंबर्स को रखा गया है। तो जीनस की अगर अपने बात करें एक तो कारा है ही, और दूसरा जो जीनस इसमें आता है वो आता है नाइटेला। तो नाइटेला और कारा इन दोनों को ही कैरोफाइसी के अंदर रखा जाता है। अब अपने बात करें अगर स्पीसीज की तो इसमें मेनली 3 स्पीसीज हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो कौन कौन सी स्पीसीज है वो हम लोग देखते हैं। तो 3 स्पीसीज के नाम है। वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो कई बार एग्जाम के अंदर इसके नाम पूछ लेते हैं कि स्पीसीज के नाम बताओ। तो इसमें सबसे पहली स्पीसीज में आती है कारा जिलेनिका। उसी तरह से एक स्पीसीज और है जिसको हम कारा ब्राउनी बोलते हैं। और थर्ड स्पीसीज जिम्नोपिटिस, जिसको कारा जिम्नोपिटिस के नाम से जानते हैं। तो ये 3 स्पीसीज हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हैबिटेट की। तो जो कारा है ये फ्रेश एक्वेटिक होता है, यानी फ्रेश वाटर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो है वो कारा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कारा की एक स्पीसीज आती है कारा बेल्टिका, जो कि हमें मेराइन वाटर के अंदर देखने को मिलती है, और ऐसा नेचर कहलाता है हेलोफाइटिक। तो हेलोफाइटिक में जो सॉल्टी वाटर है उसमें आपको कारा की स्पीसीज कारा बेल्टिका देखने को मिलेगी। तो हैबिटेट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कारा के हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश एक्वेटिक होता है, तो फ्रेश वाटर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और ये सबमर्ज्ड कंडीशन में देखने को मिलेगा। सबमर्ज्ड का क्या मतलब है, जो प्लांट बॉडी है वो वाटर के अंदर पूरी तरह से डूबी रहती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड। तो फ्रेश एक्वेटिक होता है और साथ में इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, सबमर्ज्ड होती है। अब इसकी एक स्पीसीज ऐसी है जो हेलोफाइटिक नेचर शो करती है, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है
और वो है कारा बेल्टिका। तो कारा बेल्टिका जो है ये हेलोफाइटिक नेचर शो करती है, और हेलोफाइटिक मींस ऐसे प्लांट्स जो सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, हेलोफाइटिक कहलाते हैं। तो हेलोफाइटिक क्या है? फाउंड इन सॉल्टी वाटर। तो सॉल्ट वाटर लेक्स के अंदर आपको कारा बेल्टिका जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जो स्पीसीज हैं कारा की वो कैसी होती हैं? फ्रेश एक्वेटिक होती हैं एंड सबमर्ज्ड होती हैं। अगर अपने बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में जो कारा है वो विंटर सीजन में ज्यादा ग्रोथ करता है या फ्लरिश करता है, और विंटर सीजन में ही आपको कारा की प्लांट बॉडी जो है वो देखने को मिल सकती है नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर। और ये विंटर सीजन जो है वो नवंबर से लेके फरवरी तक रहता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये कंडीशन भी यहां पे देखने को मिलती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया में कारा कब देखने को मिलेगा? विंटर सीजन के अंदर। तो विंटर सीजन इसके लिए फेवरेबल होता है, और विंटर सीजन का मतलब ये है कि ये आपको देखने को मिलेगा नवंबर से लेके फेब का जो मंथ है, ये नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन कहलाता है। तो इस मंथ के दौरान जो कारा है वो फुल ग्रोथ शो करता है, और इस तरह से जो कारा है वो नॉर्थ इंडिया की जो लेक्स हैं उनमें आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन मंथ्स के अंदर ही जो कारा है वो नेचुरल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन शो करता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। थैलस स्ट्रक्चर। तो कारा के थैलस की अगर अपने बात करें तो ये इक्विसिटोइड टाइप का होता है। इसका मतलब कारा का जो थैलस है वो इक्विसिटम की प्लांट बॉडी की तरह दिखाई देता है। जिस तरह से इक्विसिटम की प्लांट बॉडी नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती है, उसी तरह से जो कारा का थैलस है वो भी नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। जो कारा का थैलस है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइजोइड्स, मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस। जो राइजोइड्स हैं वो फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब इसका जो थैलस है वो कैसा होता है? इक्विसिटोइड होता है। तो कारा के थैलस को हम बोलते हैं इक्विसिटोइड, क्योंकि इक्विसिटम की तरह ये दिखाई देता है। अब इसके थैलस की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले इसमें बिल्कुल सेंटर में मेन एक्सेस होता है, जो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। इक्विसिटम में भी सेम कंडीशन रहती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। तो इस तरह से ये नोड है और बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इंटरनोड कहलाएगा। ये फिर से नोड है। जिस तरह से आपने सुगर केन के अंदर देखा होगा, गन्ने के अंदर जो उसका स्टेम है या तना है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है, उसी तरह से यहां पर भी जो मेन एक्सेस है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड है। और नीचे की तरफ इसमें मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड जो राइजोइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो करैक्टर है वो ब्रायोफाइट्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं कारा के जो ब्रायोफाइट्स के साथ सिमिलरिटी शो करेंगे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि कारा से ही ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ होगा इवोल्यूशन के दौरान। तो इस तरह से ये राइजोइड्स है नीचे की तरफ, ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं इस तरह से। तो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स जो हैं ये कारा में देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही राइजोइड्स आपको देखने को मिलेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो इस तरह से ये जो करैक्टर है वो सिमिलरिटी शो कर रहा है किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है ब्रायोफाइट्स के साथ। अब ये इसका मेन एक्सिस है। अब मेन एक्सिस जो है इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स जो हैं
वो आउटर सरफेस पर डिपॉजिट होती हैं इस तरह से। ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। तो लाइमस्टोन की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया? स्टोनवर्ट। तो कारा का कॉमन नेम स्टोनवर्ट इसीलिए है क्योंकि इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं। जो इंटरनोड के चारों ओर की जो सरफेस होती है उस पर ये फैली रहती हैं। इस तरह से। अब अगर अपने बात करें ब्रांचेस की, तो कारा के मेन एक्सेस से दो तरह की ब्रांचेस डेवलप होती हैं। पहली को बोलते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, मतलब ऐसी ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और ऐसी ब्रांचेस बहुत ही कम होती हैं। नॉर्मली एक कारा के थैलस के ऊपर आपको केवल एक या दो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरी होती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ्स। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ्स जो है उनका नंबर हंड्रेड्स तक हो सकता है। अब जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? तो हमेशा मेन एक्सिस पर प्रेजेंट होंगी। जबकि जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है ये कहां पर प्रेजेंट होंगी? ये या तो मेन एक्सिस पर प्रेजेंट होंगी और या फिर ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पर प्रेजेंट होंगी। तो देखते हैं हम लोग इसमें। तो यहां से एक लेटरल ब्रांच जो है वो डेवलप होती है इस तरह से। लेटरल ब्रांच की जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली कम रहती है मेन एक्सिस के कंपैरिजन में। तो ये है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये भी फिर आगे नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती है। चाहे मेन एक्सिस हो चाहे उसकी कोई भी ब्रांच हो, वो हमेशा नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड जरूर होगी। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह से लेयर्स बनी हुई होती हैं। इसीलिए कारा को हम लाइमस्टोन बोलते हैं, स्टोन वर्ट बोलते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको क्या बोलते हैं अपने? लाइमस्टोन। तो ये है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसकी जो ग्रोथ है वो चलती रहती है। तो लेबलिंग कर लेते हैं। मेन एक्सिस जो कि बिल्कुल सेंटर में है। अब मेन एक्सिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, एक तो होता है नोड और दूसरा होता है इंटरनोड। नोड और नोड जो है ये 6 to 24 सेल्स की बनी होती है। और इसके बीच वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है इंटरनोड। और इंटरनोड हमेशा यूनिसेलुलर होती है, एक सिंगल सेल की बनी होती है। तो इंटरनोड कैसी है? यूनिसेलुलर है। और इसके अलावा जो लेयर्स आपको दिख रही हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं। और इन कैल्शियम कार्बोनेट लेयर्स का जो नंबर है वो उतना ही होता है जितनी नोड में सेल्स होती हैं। तो नोड में कितनी सेल्स हैं? 6 to 24। और यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर्स हैं वो भी कितनी हो जाएंगी? 6 to 24 लेयर्स हो जाएंगी। और ये जो आपको ब्रांच दिख रही है इसको अपने बोलते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसलिए इसको ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। इनका जो नंबर है वो फिक्स होता है। एक थैलस के ऊपर या एक मेन एक्सिस के ऊपर नॉर्मली 1 और 2 जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलते हैं राइजोइड्स। और कारा में जो राइजोइड्स हैं ये होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड।
तो एक तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज्यादा है, तो मल्टी सेलुलर कंडीशन होगी, और साथ में ब्रांचिंग इसमें देखने को मिल रही है। और ऐसी कंडीशन जो है वो सिमिलरिटी शो करती है किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो ये कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। अब दूसरे टाइप की ब्रांचेस मैंने आपको बताई है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अब ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ्स को हम लोग दो टाइप्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी लेटरल्स एंड सेकेंडरी लेटरल्स। जो प्राइमरी लेटरल्स हैं उनको ब्रांचलेट्स या लीव्स भी बोल सकते हैं, हालांकि वो ट्रू लीव्स नहीं होती, क्योंकि ट्रू लीव्स जो है वो स्पोरोफाइट पर होती हैं, जबकि जो एल्गी हैं इनका जो थैलस है या इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? गेमेटोफाइट होती है। तो दो तरह की ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती हैं, प्राइमरी लेटरल्स एंड सेकेंडरी लेटरल्स। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्राइमरी लेटरल्स। तो प्राइमरी लेटरल्स जो है वो इस तरह से हर एक नोड से डेवलप होती हैं। तो किसकी नोड हो सकती है वो? या तो मेन एक्सिस की नोड हो सकती है या फिर ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की नोड हो सकती है। इस तरह से इनका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है। जैसे यहां पे हमने इसको सिंपल शो करने के लिए सिर्फ दोनों तरफ दो दो ब्रांचेस जो हैं वो अपने शो की हैं। तो इनको अपने बोलते हैं प्राइमरी लेटरल्स, या इनको लीव्स बोल सकते हैं, या फिर इनको बोला जाता है ब्रांचलेट्स। और ये जो प्राइमरी लेटरल्स हैं ये भी कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती हैं ये। और कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर्स हैं उनका डिपोजिशन इन पर भी होता है। तो इस तरह से मेन एक्सिस की हर एक नोड से आपको इस तरह से जो प्राइमरी लेटरल्स हैं, जिनको ब्रांचलेट्स या लीव्स भी बोलते हैं, वो ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। अब ये फिर आगे नोड्स एंड इंटरनोड्स में इस तरह से डिवाइडेड होती हैं। इनको हम बोल देते हैं प्राइमरी लेटरल्स। ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहलाती हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। तो ये एक टाइप है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ्स का, जिनको प्राइमरी लेटरल्स के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो मेन एक्सिस की जो नोड्स होती हैं वहां से ये जो प्राइमरी लेटरल्स हैं ये डेवलप हो रही हैं। उसी तरह से जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये वाली, इसकी नोड्स पर भी ये जो प्राइमरी लेटरल्स हैं ये प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह से ये कैसी हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड है। जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है इसकी नोड्स एंड इंटरनोड्स से आपको इस तरह से प्राइमरी लेटरल्स ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती हैं। और ये जो प्राइमरी लेटरल्स हैं ये भी नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती हैं इस तरह से, जिस तरह से मेन स्टेम पर थी। तो इसमें भी आप नोड्स एंड इंटरनोड्स को शो करोगे। तो ये कहलाती है प्राइमरी लेटरल्स, जिनकी लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो लोकेशन कहां पे होती है इनकी? या तो मेन एक्सिस पर और या फिर ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पर ये देखने को मिलती है। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये कहलाती हैं प्राइमरी लेटरल्स।
और या फिर इनको बोला जाता है ब्रांचलेट्स। या इनको लीव्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको हम लीव्स भी बोल सकते हैं। तो ये है प्राइमरी लेटरल्स। अब दूसरी आती है सेकेंडरी लेटरल्स। जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं वो प्राइमरी लेटरल्स की नोड्स से डेवलप होती हैं और वो भी फिर आगे नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड हो सकती हैं। उसके बाद सेकेंडरी लेटरल्स से आगे फिर टर्शरी लेटरल्स भी हो सकती हैं, जो सेकेंडरी लेटरल्स की नोड्स एंड इंटरनोड्स से डेवलप होंगी। इस तरह से आगे ब्रांचिंग जो है वो कंटिन्यूअस हो सकती है। तो सेकेंडरी लेटरल्स कहां पर डेवलप होंगी, इस तरह से देखो, जो प्राइमरी लेटरल्स हैं इनकी नोड से इस तरह से जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप हो सकती हैं और इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी लेटरल्स। इस तरह से जितनी भी प्राइमरी लेटरल्स हैं इन पर सेकेंडरी लेटरल्स हो सकती हैं, तो इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी लेटरल्स। तो सेकेंडरी लेटरल्स, तो ये है सेकेंडरी लेटरल्स। तो ये है थैलस स्ट्रक्चर कारा की। अब ब्रांचिंग की हम लोग बात करते हैं। तो कारा में अगर अपने ब्रांचिंग की बात करें तो जो ब्रांचेस हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी ब्रांचेस जो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती हैं और दूसरी ऐसी ब्रांचेस जो लिमिटेड ग्रोथ शो करती हैं। तो पहली हो जाएंगी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी जिसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ऐसी जो ब्रांच है वो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहलाती है। इनका जो नंबर है वो मैंने आपको बता ही दिया है, 1 या 2 हो सकता है। कहां पर होती हैं ये? हमेशा ऑन मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के ऊपर ही आपको ये देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा इनके नंबर की अगर अपने बात करें तो ये हमेशा 1 या फिर संख्या में 2 हो सकती हैं एक मेन एक्सिस के ऊपर। दूसरी आती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम तक ग्रोथ होती है उसके बाद रुक जाती है। तो ऐसी जो ब्रांच है वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहलाती है। इसको दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि 3 टाइप्स भी हो सकते हैं, 4 टाइप्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली को हम बोलते हैं प्राइमरी लेटरल्स और दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी लेटरल्स। जो प्राइमरी लेटरल्स हैं इनको ब्रांचलेट्स या लीव्स भी कहा जाता है और ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? ये मेन एक्सिस एंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ दोनों पर प्रेजेंट हो सकती हैं। जबकि जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं ये प्राइमरी लेटरल्स पर डेवलप होती हैं। तो कहां पर डेवलप होती हैं? ऑन मेन एक्सिस और ऑन ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जबकि अगर अपने सेकेंडरी लेटरल्स की बात करें तो ये कहां पर डेवलप होती हैं? ये डेवलप होती हैं ऑन प्राइमरी लेटरल्स। तो ऑन प्राइमरी कॉर्टिकेशन। तो कारा की जो प्लांट बॉडी है उसमें आउटर सरफेस पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन का ये प्रोसेस कॉर्टिकेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरनोडल सेल होती है उसके आउटसाइड कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये कॉर्टिकल सेल्स बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करती हैं। तो कॉर्टिकेशन क्या है? डिपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
ये कहलाता है कॉर्टिकेशन। अब अगर अपने ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें किसी इंटरनोड का, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में आपको इंटरनोडल रीजन दिखाई देगा और इस इंटरनोडल रीजन के चारों ओर आपको कॉर्टिकल सेल्स दिखाई देंगी और इन कॉर्टिकल सेल्स का जो नंबर है वो फिक्स होता है 6 to 24। तो ये 6 to 24 कॉर्टिकल सेल्स हैं जो कि इंटरनोडल सेल को चारों तरफ से कवर किए रहती हैं और इंटरनोडल सेल की पूरी लेंथ में ये फैली हुई रहती हैं। इसका मतलब ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो इंटरनोड को पूरी तरह से क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं और इनका नंबर फिक्स होता है 6 to 24। और इन इंटरनोडल सेल के आउटसाइड ही प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स। तो इस तरह से ये जो लेयर्स हैं वो इन्हीं कॉर्टिकल सेल्स के द्वारा बनाई जाती हैं। तो जितनी ये कॉर्टिकल सेल्स होंगी उतनी ही कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स बनेंगी। तो कॉर्टिकल सेल्स कितनी हैं, 6 to 24। तो उसी तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है उनकी लेयर्स कितनी है, 6 to 24। तो इस तरह से 6 to 24 ही कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा है किसी एक इंटरनोडल सेल का। तो ये हो जाएगा इंटरनोडल रीजन और इसके चारों ओर जो सेल्स दिख रही हैं आपको, इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल सेल्स। और इन कॉर्टिकल सेल्स का जो नंबर है वो फिक्स होता है। कितना नंबर होता है, 6 to 24। और बाहर की तरफ आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट लेयर्स कहलाती हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट लेयर्स हैं और इन लेयर्स का नंबर भी कॉर्टिकल सेल्स के नंबर के बिल्कुल इक्वल होता है। तो इनका नंबर भी कितना होगा, 6 to 24 लेयर्स जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट की हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इंटरनोड। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देगी। अब अपने बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। जो कारा की सेल है वो किस तरह से दिखाई देती है। तो मेनली दो टाइप की सेल्स जो हैं वो कारा के अंदर होती हैं। एक होती है इंटरनोडल सेल और दूसरी होती है नोडल सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनोडल सेल की। तो इंटरनोडल सेल इलोंगेटेड होती है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो ऐसी जो सेल है वो इलोंगेटेड कहलाती है। अगर अपने इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की तरफ की जो लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सबसे बाहरी लेयर है जो कि सेल वॉल कहलाती है और ऊपर दूसरी सेल होगी और इसके नीचे की तरफ एक और सेल होगी इस तरह से। अब इसके अंदर की तरफ की जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बिल्कुल साथ या इसके बिल्कुल नीचे जो है वो प्रेजेंट होती है और इसके बिल्कुल सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलती है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल वैक्यूल। तो इस तरह से ये सेंट्रल वैक्यूल है जो कि इंटरनोडल सेल के बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें डिस्कॉइडल या डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट्स हैं और ये डिस्क शेप्ड हैं जो कि सेंट्रल वैक्यूल के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं।
और मल्टीपल नंबर्स के अंदर ये होते हैं। इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिलता है सेंट्रल वैक्यूल के बिल्कुल साइड में इस तरह से इसका न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और बाकी का जो पार्ट है वो इसका साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये एक इंटरनोडल सेल की स्ट्रक्चर है। अगर इसकी लेबलिंग करें तो सबसे बाहर की तरफ जो आपको लेयर दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर की तरफ की जो लेयर है उसको अपने नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेंटर में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं अपने सेंट्रल वैक्यूल, और इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप है वो फिल्ड रहता है। इस तरह से इसके अंदर क्या है, सेल सैप है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर वाटर ही होता है। इसके अलावा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको यहां पे दिखाई देती हैं, जिनको अपने बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यह है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डिस्कॉइडल होता है या डिस्क शेप्ड होता है, तो उसको अपने बोलते हैं डिस्कॉइडल। और खास बात क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें पायरिनॉइड एब्सेंट होता है। तो ये खास बात है जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि कारा में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसमें पायरिनॉइड जो है वो कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसके अलावा आपको यहां पे दिखाई देगा इसका न्यूक्लियस। तो ये है इसका न्यूक्लियस, और इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा बाकी। अब जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं वो इस सेंट्रल वैक्यूल के चारों ओर इस तरह से मूवमेंट शो करते हैं, और एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म है कारा की सेल का या इंटरनोडल सेल का, वो रोटेशन टाइप का साइक्लोसिस शो करता है। तो साइक्लोसिस क्या है, साइक्लोसिस है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोल सकते हैं। तो साइक्लोसिस क्या है, इट इज मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट होती है, ये प्रोटोप्लाज्म की। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और कारा जो है इसका प्रोटोप्लाज्म किस टाइप की साइक्लोसिस शो करता है, रोटेशन टाइप की साइक्लोसिस जो है इसके द्वारा शो की जाती है। यानी सेंट्रल वैक्यूल के चारों ओर ये मूवमेंट शो करता है एक डायरेक्शन के अंदर, और इस तरह से इसको अपने बोल देते हैं साइक्लोसिस। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनोडल सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नोडल सेल की। तो नोडल सेल में सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है, तो इसमें बिल्कुल सेंटर में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। नोडल सेल की अगर अपने शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल शेप की सेल होती है। तो इस तरह से जो नोडल सेल है इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो इस तरह से बिल्कुल स्फेरिकल शेप जो है वो इस सेल की हम लोग बनाते हैं, और इसमें सबसे बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है वो इसकी सेल वॉल होती है। और उसके अंदर की तरफ की जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल है, और इसके अंदर की तरफ वाली लेयर कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेबलिंग करें तो ये है सेल वॉल, और इसके अंदर की तरफ जो लेयर आपको दिख रही है इसको अपने बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें सेंट्रल वैक्यूल तो है नहीं, तो बिल्कुल सेंटर में आपको इसका न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ये न्यूक्लियस दिखाई देता है,
और इसके चारों ओर जो डिस्कॉइडल या डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। और इन क्लोरोप्लास्ट की खास बात क्या है कि इसमें पायरिनोइड जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डिस्क शेप्ड होता है, यानी डिस्कॉइडल होता है। और बाकी इसका क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो नोडल सेल है ये क्या है? एक स्फेरिकल सेल है। तो ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नोडल सेल। अब अपने बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो कारा में अगर अपने रिप्रोडक्शन की बात करें तो कारा में केवल दो ही टाइप का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। या तो कारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा और या फिर कारा क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में कंप्लीटली एब्सेंट होता है। और ये जो कैरेक्टर है वो सिमिलरिटी शो करता है किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि कारा से ही ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इस तरह से यहां पर दो टाइप का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। तो अगर अपने कारा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यहां पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। और एब्सेंट होने की वजह से ही ये जो कैरेक्टर है वो सिमिलरिटी शो करता है किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो ये कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है क्योंकि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उन सभी में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कारा से ही ओरिजिन हुआ होगा किसका? ब्रायोफाइट्स का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट मेथड है एमाइलम स्टार्स। तो एमाइलम स्टार्स जो है वो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कहां पर प्रोड्यूस होती हैं? ब्रांचेस पर। तो उसमें दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो दोनों तरह की ब्रांचेस की नोड्स पर आपको जो एमाइलम स्टार्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं जो कि स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है एमाइलम। तो एमाइलम जो वर्ड है वो स्टार्च के लिए लिया जाता है। जो स्टार्च है वो दो पॉलीसेकेराइड्स के मिक्सचर से बनता है। एक को बोलते हैं एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपैक्टिन। तो इन दोनों के मिक्सचर से या मिक्सिंग से स्टार्च बनता है। तो इसलिए जो एमाइलम वर्ड है वो वहां से लिया गया है। तो स्टार्च फिल्ड ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ब्रांचेस पर डेवलप होती हैं और प्लांट बॉडी से सेपरेट होके न्यू प्लांट बॉडी फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से जो एमाइलम स्टार्च हैं ये स्टार शेप्ड होते हैं सबसे पहली बात तो, और ये स्टार्च से फिल्ड रहती हैं। तो स्टार्च फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। एमाइलम जो वर्ड है ये स्टार्च से आया है। ये कहां पर देखने को मिलती हैं? तो ये हमें देखने को मिलती हैं ऑन ब्रांचेस। तो दो तरह की ब्रांचेस हैं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। दोनों पर ही आपको जो एमाइलम स्टार्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसको अपने एमाइलम स्टार बोलेंगे और ये सेपरेट हो जाएगी मेन प्लांट बॉडी से और सेपरेट होके ये न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है कारा में। जो एमाइलम स्टार्स हैं
ये आपको केवल कारा में ही देखने को मिलते हैं, और कोई भी एल्गा आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, और कोई भी प्लांट आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसमें एमाइलम स्टार्स प्रेजेंट हों। तो एमाइलम स्टार्स का पाया जाना कारा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये इसका यूनिक फीचर है, या हम कह सकते हैं कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि और कहीं पर भी आपको एमाइलम स्टार्स देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट मेथड इसमें आती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा क्या है? तो प्रोटोनीमा जो है ये एक जुवेनाइल स्टेज है। दो तरह का प्रोटोनीमा होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। स्पोर के जर्मिनेशन से जो जुवेनाइल स्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। और जो प्लांट बॉडी है उस पर अगर जुवेनाइल स्टेजेस प्रोड्यूस होती हैं या डेवलप होती हैं तो उसको अपने बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा करता क्या है? नॉर्मली अगर अपने बात करें कि एक स्पोर जो है उसके जर्मिनेशन से एक ही प्लांट बॉडी बननी चाहिए, लेकिन अगर स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बन रहा है तो वो प्रोटोनीमा आगे 15 to 20 प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से एक ही प्लेस पर 15 to 20 प्लांट बॉडीज देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये एल्गा को फ्लरिश होने में हेल्प करता है। तो दोनों तरह के जो प्रोटोनीमा है, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये दोनों के दोनों ही कारा में प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों टाइप के प्रोटोनीमा ब्रायोफाइट्स में जो मॉसेस होती हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कारा का ये जो कैरेक्टर है वो सिमिलरिटी शो कर रहा है किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका ओरिजिन कारा से हुआ है। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है क्या? तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो राइजोइड लाइक एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं जो डेवलप होती हैं मेन प्लांट बॉडी पर। तो ये एक जुवेनाइल स्टेज है। कहां पर डेवलप होंगी ये? ऑन नोड्स ऑफ जो ओल्ड ब्रांचेस होती हैं उनकी नोड्स पर आपको ये देखने को मिल सकती हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है क्या? ये एक तरह की जुवेनाइल स्टेज है। और ये जुवेनाइल स्टेज जो है वो आगे चलकर क्या बनाती है? 15 to 20 प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करती है। ये मॉसेस का कैरेक्टर है, लेकिन कारा में भी देखने को मिलता है। अब अगर अपने बात करें, जैसे मान लीजिए स्पोर है, ये स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो इसके जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बनता है। अब इस प्रोटोनीमा को अपने बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, क्योंकि जो सबसे पहले प्रोटोनीमा बनेगा वो प्राइमरी होगा और जो बाद में बनेगा वो सेकेंडरी होगा। ये जो प्रोटोनीमा है वो क्या है? एक तरह की जुवेनाइल स्टेज है, या एम्ब्रियोनिक स्टेज बोल सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन ट्रू एम्ब्रियो नहीं होता तो इसको जुवेनाइल स्टेज हम लोग बोल सकते हैं। ये जो प्रोटोनीमा है वो क्या करता है? आगे चलकर 15 से लेके 20 तक प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। अब जो प्लांट बॉडी बनी है, इन प्लांट बॉडीज पर भी जो प्रोटोनीमा है वो डेवलप हो सकता है। तो ये राइजोइड्स की तरह होगा और एडवेंटिशियस ब्रांचेस की तरह होगा। तो अब जो प्रोटोनीमा बना है इसको अपने बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी क्या है? एक तरह की जुवेनाइल स्टेज है। और ये जो जुवेनाइल स्टेज है वो आगे चलकर
जो प्लांट बॉडी होती है उससे सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद ये क्या करती है, जिस जगह पे इसका जर्मिनेशन होता है उस जगह पे ये जो प्रोटोनिमा है वो 15 to 20 प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरह से 15 से लेके जो 20 प्लांट बॉडीज हैं उनका फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। तो इस तरह से ये जो करैक्टर है कि प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा ये दोनों के दोनों ही कारा में प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा भी कारा में प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ये भी जो है कारा में प्रेजेंट होता है। अब जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि स्पोर किस में बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनेगा। जबकि जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो ये जो करैक्टर है वो सिमिलरिटी शो करता है, किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है, ब्रायोफाइट्स के साथ। तो सिमिलर टू ब्रायोफाइट्स, तो ये एक और करैक्टर है जो ब्रायोफाइट्स के साथ यानी मॉसेस के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। और ब्रायोफाइट्स में भी स्पेसिफिकली जो मॉसेस होती हैं उनके साथ ये सिमिलरिटी शो करता है। तो ये 4 मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कारा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये oogamous टाइप का होता है। oogamous मीन्स जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होता है। तो इनके बीच में फ्यूजन होता है और इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का कहलाता है। तो इस तरह से सबसे पहला इसमें कैरेक्टर ये आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें oogamous टाइप का होता है। तो oogamous में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट कैसा होता है, नॉन मोटाइल। तो 2 तरह के गैमेट्स यहां पे होंगे, मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट कैसा होगा, यहां पे मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमेट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स मूवमेंट करेगा क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, जबकि फीमेल गैमेट पर फ्लैजेला नहीं होते, इस वजह से ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो इनके बीच में अगर फ्यूजन होता है तो ऐसा रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का कहलाता है। दूसरा अगर अपने बात करें तो इसमें होमोथैलिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। होमोथैलिक का क्या मतलब है, जो दोनों के दोनों गैमेटेंजिया हैं, मेल गैमेटेंजियम एंड फीमेल गैमेटेंजियम, वो दोनों एक ही प्लांट बॉडी पर पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन होमोथैलिक कहलाती है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज है कारा की उसमें होमोथैलिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो मोस्ट स्पीसीज के अंदर होमोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं कारा की जिसमें हेटेरोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो हेटेरोथैलिक बहुत रेयर है, बहुत ही कम ऐसी स्पीसीज हैं कारा की जिसमें हेटेरोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है। हेटेरोथैलिक में क्या होता है, जो मेल गैमेटेंजियम है वो अलग प्लांट पर होगी, अलग प्लांट बॉडी पर होगी, उसको बोलेंगे अपने मेल प्लांट, और जो फीमेल गैमेटेंजियम है वो अलग प्लांट बॉडी पर होगी, उसको अपने बोलेंगे फीमेल प्लांट। तो इस तरह से मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसी कंडीशन हेटेरोथैलिक कहलाती है। और ऐसा जो है बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो रेयर स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें हेटेरोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहां पे क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है हमेशा। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस वजह से होता है, देखो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है कारा की वो होमोथैलिक होती हैं। होमोथैलिक का मतलब दोनों के दोनों जो गैमेटेंजियम है, मेल गैमेटेंजियम और फीमेल गैमेटेंजियम एक ही प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट है। तो होना तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन चाहिए, लेकिन होता क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है, प्रोटेंडरस कंडीशन की वजह से। प्रोटेंडरस का मतलब यह है कि जो मेल गैमेटेंजियम है वो पहले मैच्योर हो जाती है और उसके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो पहले रिलीज हो जाते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेटेंजियम होती है वो बाद में मैच्योर होती है। तो इस तरह से इनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो अलग अलग होता है, जिस वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं यहाँ पे।
तो इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहां पे देखने को मिलता है। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन। तो प्रोटेंडरस कंडीशन होने की वजह से ऐसा होता है, यानी मेल गैमेटेंजियम पहले मैच्योर हो जाती है, ऐसी कंडीशन प्रोटेंडरस कहलाती है। इसके अलावा स्यूडो जैकेट प्रेजेंट होती है इनमें। अब ये स्यूडो जैकेट क्या है? कारा में जो गैमेटेंजिया होते हैं उनमें उनके चारों ओर एक जैकेट प्रेजेंट होती है जिसको अपने स्यूडो जैकेट बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो थैलोफाइट्स होते हैं जिसमें हम फंजाई एंड एल्गी को इंक्लूड करते हैं, उनमें जैकेट एब्सेंट होती है। उनके गैमेटेंजिया कैसे होते हैं? नॉन जैकेटेड होते हैं। लेकिन कारा जो कि एक एल्गा है, जो कि एक क्या है? थैलोफाइट है, इसमें जैकेट प्रेजेंट है, लेकिन उसको अपने बोलेंगे स्यूडो जैकेट। तो ये जो जैकेट प्रेजेंट है ये कैरेक्टर किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है? ब्रायोफाइट्स के साथ, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में भी जो गैमेटेंजिया है उनके चारों ओर प्रोटेक्टिव जैकेट प्रेजेंट होती है। तो स्यूडो जैकेट केवल और केवल आपको कारा में ही देखने को मिलेगी, जो गैमेटेंजिया के चारों ओर प्रेजेंट होती है, और किसी भी एल्गा में आपको जैकेट देखने को नहीं मिलेगी। तो स्यूडो जैकेट कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है अराउंड गैमेटेंजिया। और ये जो कैरेक्टर है वो सिमिलरिटी शो करता है किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है वो कारा से हुआ होगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें गैमेटेंजिया की, तो दो तरह की गैमेटेंजिया हमें देखने को मिलती हैं कारा के अंदर। एक को हम बोलते हैं मेल गैमेटेंजियम और दूसरी को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटेंजियम। जो मेल गैमेटेंजियम है उसके लिए हमेशा एक ही नाम दिया जाता है और वो है एंथरीडियम। तो सभी प्लांट्स में मेल गैमेटेंजियम को हमेशा एंथरीडियम कहा जाता है। दूसरी होती है फीमेल गैमेटेंजियम। अब जो फीमेल गैमेटेंजियम है, क्योंकि ये थैलोफाइट है और थैलोफाइट में फीमेल गैमेटेंजियम को ऊगोनियम के नाम से जाना जाता है, तो यहां पे जो फीमेल गैमेटेंजियम होगी उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम। जो एंथरीडियम है इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है और उसको बोलते हैं अपने ग्लोब्यूल। तो कारा में एंथरीडियम के लिए जो स्पेसिफिक नाम है वो क्या है? ग्लोब्यूल। और ये ग्लोब्यूल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी जो शेप है वो ग्लोबुलर होती है, यानी स्फेरिकल होती है। तो ग्लोबुलर शेप्ड होने की वजह से इसको ग्लोब्यूल बोल देते हैं। जो ऊगोनियम है इसके लिए कारा में स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है नुक्यूल। तो इसको नुक्यूल भी कहा जाता है। और ये नुक्यूल कैसी होती है? फ्लास्क शेप्ड होती है। तो इसकी शेप हो जाएगी फ्लास्क शेप्ड। तो फ्लास्क की तरह ये दिखाई देगी। अब खास बात क्या है कि जो गैमेटेंजिया है वो पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड होने का क्या मतलब है? मतलब जहां पर भी गैमेटेंजिया प्रेजेंट होंगी उसमें एक पेयर होगा और पेयर के अंदर दो गैमेटेंजिया होती हैं। एक गैमेटेंजियम ग्लोब्यूल होगी और दूसरी गैमेटेंजियम कौन सी होगी? नुक्यूल होगी। तो हमेशा पेयर्ड कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो पेयर्ड गैमेटेंजिया तो पेयर के अंदर अगर अपने एक पेयर की बात करें तो पेयर में दो गैमेटेंजिया होंगी। एक गैमेटेंजिया को अपने बोलेंगे नुक्यूल जो कि फीमेल गैमेटेंजियम है और दूसरी जो गैमेटेंजिया है उसको अपने बोलेंगे ग्लोब्यूल जो कि कैसी है? मेल गैमेटेंजियम है। तो इस तरह से नुक्यूल कैसी है? फीमेल गैमेटेंजियम है और जो ग्लोब्यूल है ये कैसी है? मेल गैमेटेंजियम है। पेयर में जो गैमेटेंजिया है
अगर अपने न्यूक्लियोल की बात करें तो ये हमेशा अपर साइड देखने को मिलती है, हमें हमेशा अपर साइड होगी, जबकि जो ग्लोब्यूल होगी ये हमेशा आपको लोअर साइड देखने को मिलेगी। तो ये इनकी लोकेशन होती है पेयर के अंदर। अब गैमेटेंजिया की लोकेशन की अगर अपने बात करें तो प्लांट बॉडी में गैमेटेंजिया कहां पर प्रेजेंट होती हैं? तो ये या तो मेन एक्सिस की जो नोड्स हैं वहां पर प्रेजेंट होंगी, और या फिर जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है उसकी नोड्स पर प्रेजेंट होंगी। तो ये इसकी लोकेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? लोकेशन की बात करें तो या तो ये होती हैं ऑन नोड्स ऑफ मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस होगा उसकी नोड्स पर होंगी, और या फिर ये हमें देखने को मिलती हैं नोड्स ऑफ ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच है वो एक या दो ही होती है मेन एक्सिस पर, और ये हमेशा पेयर में जो गैमेटेंजिया है वो पाई जाती हैं। अगर अपने इसकी लोकेशन को देखें डायग्राम के अंदर तो किस तरह से शो कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मेन एक्सिस है, और मेन एक्सिस जो है ये नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए ये नोड है और उसके बाद फिर इंटरनोड, फिर से ये नोड हो जाएगी, फिर से इंटरनोड, फिर से ये नोड हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर्स हैं उनका डिपोजिशन होता है इस तरह से। तो लेयरिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपको इसके मेन एक्सिस के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये जो लेयर्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं। अब यहां पर जो नोड आपको दिख रही है, इस नोड पर जो गैमेटेंजिया है उसका पेयर प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर सबसे ऊपर की तरफ हमेशा कौन सी होगी? न्यूक्लियोल होगी। तो फ्लास्क शेप्ड जो न्यूक्लियोल है वो इस तरह से यहां पर प्रेजेंट होती है, और इसके चारों ओर एक स्यूडो जैकेट प्रेजेंट होती है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये स्यूडो जैकेट किस तरह से बनती है ये हम लोग आगे बात करेंगे। और इसके अलावा नीचे की तरफ इसमें जो ग्लोब्यूल है वो प्रेजेंट होती है इस तरह से। तो इस तरह से एक नोड पर एक पेयर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस पर एक तरफ न्यूक्लियोल है और दूसरी तरफ ग्लोब्यूल है। लेबलिंग कर लेते हैं। मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस पर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोल, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा ग्लोब्यूल। तो इसमें जो नोड है, नोड पर आपको पेयर देखने को मिलता है गैमेटेंजिया का। या फिर जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है तो वो कहां से डेवलप होगी? वो मेन एक्सिस की नोड से डेवलप होगी इस तरह से। ये जैसे मान लीजिए ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये भी आगे नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती है इस तरह से। तो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की जो नोड्स हैं इसकी किसी भी एक नोड से जो गैमेटेंजिया का पेयर है वो डेवलप हो सकता है। इस तरह से लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं वो ब्रांचेस पर भी आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से। और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो है इसकी किसी भी एक नोड से इस तरह से जो पेयर है वो डेवलप हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर डेवलप हो रहा है, ये न्यूक्लियोल है ऊपर की तरफ,
और इसमें एक स्यूडो जैकेट है और इसमें नीचे की तरफ इस तरह से ग्लोब्यूल हो जाएगा। तो ग्लोब्यूल हमेशा नीचे रहता है और नोक्यूल हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, तो ये इसमें लोकेशन रहती है। अब अगर अपने बात करें इनके साइज की जो गैमेटेंजिया है उसका साइज कैसा है, तो ये जितने भी एल्गी हैं उन सब में सबसे लार्ज साइज के जो गैमेटेंजिया है वो कारा के अंदर ही होते हैं। इनको हम नेक्ड आई से आसानी से देख सकते हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स की फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। अगर अपने क्लास वर्क मटेरियल के अंदर इसको देखें तो साइज की अगर अपने बात करें तो ये कैसे हैं, लार्जेस्ट होते हैं इन एल्गी, और ये इतने लार्जेस्ट होते हैं कि हम इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये विजिबल होते हैं बाय नेक्ड आईज। नॉर्मली जो एल्गी हैं उनमें जो गैमेटेंजिया है उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जबकि यहां पर बिना माइक्रोस्कोप के भी हम इसके गैमेटेंजिया को देख सकते हैं। नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल जो है उसके पेयर को आसानी से देख सकते हैं नेक्ड आईज के द्वारा। तो इतने लार्जेस्ट होते हैं ये। और शुरू में इनका जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, यानी जब ये यंग स्टेज में होंगे तो ग्रीन कलर के होंगे, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और जब कलर चेंज होता है तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन कलर के मैच्योर जो गैमेटेंजिया है, नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्रीन कलर कब होगा, जब ये यंग स्टेज में होंगे, और गैमेटेंजिया जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो गैमेटेंजिया कैसे होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं। स्टॉक्ड का क्या मतलब है, मतलब नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल ये दोनों के दोनों ही स्टॉक के द्वारा अटैच्ड रहते हैं प्लांट बॉडी के साथ, लेकिन इनके जो स्टॉक हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। किसमें एम्बेडेड रहते हैं, नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल की बॉडी के अंदर, जिस वजह से ऐसा लगता है जैसे ये सेसाइल स्ट्रक्चर्स हों। तो अपीयर तो ऐसा होता है कि नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल सेसाइल हैं, यानी स्टॉक लेस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्टॉक है वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो जो स्टॉक होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्बेडेड कंडीशन में होते हैं। तो स्टॉक धंसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है इन बॉडी ऑफ गैमेटेंजिया के अंदर, और इस वजह से ऐसा अपीयर होता है, ये कैसे अपीयर होते हैं, सेसाइल अपीयर होते हैं या स्टॉकलेस अपीयर होते हैं। तो जो अपीयरेंस देते हैं ये, वो सेसाइल की अपीयरेंस आती है कि ऐसा लगता है कि जो गैमेटेंजिया है वो कैसे हो, स्टॉकलेस हो, या इसको बोलते हैं टेक्निकली सेसाइल। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्लोब्यूल है उसकी स्ट्रक्चर, और फिर हम बात करेंगे जो नोक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो ग्लोब्यूल है ये, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्फेरिकल शेप की होती है, और अगर अपने इसका ट्रांसफर सेक्शन काट दें तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देगी। सबसे बाहर की तरफ इसमें क्या होता है, 8 शील्ड सेल्स होती हैं जो कि इसकी जैकेट का फॉर्मेशन करती हैं, और इस तरह से इसका जो स्टॉक है वो पैडी सेल कहलाता है, और ये अंदर की तरफ इस तरह से एम्बेडेड कंडीशन में रहता है, तो ये इसका हो जाएगा पैडी सेल। और बाहर की तरफ इस तरह से आपको इसमें टोटल 8 शील्ड सेल्स देखने को मिलेंगी। ट्रांसफर सेक्शन जब अपने काटते हैं तो उसमें आपको 4 ही शील्ड सेल्स दिखाई देंगी,
और बाकी की जो 4 शील्ड सेल्स होती हैं वो इसके बैक साइड होती हैं, जो हमें इस तरफ से दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह से एक जैकेट या शील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इसीलिए इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं शील्ड सेल्स। तो यहां पर टोटल आपको 4 शील्ड सेल्स देखने को मिलेंगी। टोटल शील्ड सेल्स का नंबर कितना है? 8। इस तरह से तो ये सबसे बाहर की तरफ वाली सेल्स हैं जिनको हम शील्ड सेल्स बोलते हैं। तो लेबलिंग कर लेते हैं। ये है शील्ड सेल्स। और टोटल शील्ड सेल्स कितनी होती हैं? 8 शील्ड सेल्स होती हैं। और सबसे नीचे की तरफ आपको ये जो स्टॉक दिख रहा है इसको अपने बोलते हैं पैडी सेल, जो कि एम्बेडेड कंडीशन में रहता है इसमें। अब जो हर एक शील्ड सेल होती है वो अंदर की तरफ स्पेसिफिक सेल्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम नाम देते हैं मैनुब्रियल सेल। तो जितनी शील्ड सेल्स होती हैं उतनी ही मैनुब्रियल सेल्स होती हैं। तो यहां पे 8 शील्ड सेल्स हैं, तो यहां पर आपको 8 ही जो मैनुब्रियल सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो ये है मैनुब्रियल सेल्स। और इनका नंबर भी 8 होता है। तो ये है मैनुब्रियल सेल। तो टोटल 8 मैनुब्रियल सेल आपको देखने को मिलती हैं। अब हर एक जो मैनुब्रियल सेल होती है वो अंदर की तरफ क्या करती है? 4 प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से ये 4 प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स आपको हर एक जो मैनुब्रियल सेल है उससे ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। ये मैनुब्रियल सेल से 4 कैपिटुलर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस तरह से लेबलिंग कर लेते हैं। इनको बोलते हैं अपने प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स। तो एक मैनुब्रियल सेल से टोटल 4 प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ग्लोब्यूल। अब अगर अपने हर एक प्राइमरी कैपिटुलर सेल की स्ट्रक्चर देखें तो वो आगे किस तरह से ब्रांच्ड होती है या ब्रांचिंग होती है वो हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक प्राइमरी कैपिटुलर सेल है। हर एक जो प्राइमरी कैपिटुलर सेल होती है इस पर 4 सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स हैं। तो लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे नीचे की तरफ क्या है? ये प्राइमरी कैपिटुलर सेल है। और फिर उसके बाद सेकेंडरी कैपिटुलर सेल होती है। ये है सेकेंडरी कैपिटुलर सेल। सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स की बात करें तो इनका नंबर कितना रहता है? 4। यानी हर एक प्राइमरी कैपिटुलर सेल पर 4 सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। और हर एक जो सेकेंडरी कैपिटुलर सेल है वो आगे फिलामेंट्स प्रोड्यूस करती है। और इन फिलामेंट्स का नंबर रहता है 4। यानी हर एक सेकेंडरी कैपिटुलर सेल 4 फिलामेंट्स प्रोड्यूस करती है, जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इन फिलामेंट्स को कहा जाता है
एंड्रोगोनियल फिलामेंट्स, या फिर इनके लिए टर्म यूज की जाती है स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट्स। इस फिलामेंट की हर एक जो सेल है वो स्पर्मेटोसाइट या एंड्रोसाइट कहलाती है, और हर एक सेल जो है वो आगे चलकर एक मोटाइल गैमेट का फॉर्मेशन करती है या मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम नाम देते हैं एंथीरोजोइड। तो इस तरह से यहां पर एंथीरोजोइड जो है वो इन एंड्रोगोनियल फिलामेंट्स या स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट से डेवलप होता है। यहां पर जो एंथीरोजोइड्स होते हैं वो स्पाइरली कोइल्ड होते हैं, और कोइलिंग जो है वो 1.5 कोइल्ड होते हैं, और नंबर ऑफ फ्लैजेला इसमें 2 रहते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन है। और सेम इसी टाइप के जो एंथीरोजोइड्स हैं वो ब्रायोफाइट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब जो एंथीरोजोइड्स हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो कारा से हुआ होगा, क्योंकि कारा जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी शो कर रहा है किसके साथ? ब्रायोफाइट्स के साथ। तो ये जो फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एंड्रोगोनियल फिलामेंट्स। और इनका जो नंबर है वो हमेशा कितना रहता है? 4 रहता है। यानी एक जो सेकेंडरी कैपिटुलर सेल है वो 4 एंड्रोगोनियल फिलामेंट्स प्रोड्यूस करती है, और इस एंड्रोगोनियल फिलामेंट को स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट। इसकी जो हर एक सेल है फिलामेंट की वो कहलाती है एंड्रोसाइट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एंड्रोसाइट है, और एंड्रोसाइट कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। इसको एंड्रोसाइट या फिर इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोसाइट। और ये जो सेल है ये इस एंड्रोगोनियल फिलामेंट या स्पर्मेटोजीनस फिलामेंट की ही सेल होती है। अब इस सेल को आगे चलकर क्या बनाना है? एक एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन करना है। और जब एंथीरोजोइड बनता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होती है, स्पाइरली कोइल्ड है, और इसके बिल्कुल एपेक्स पर आपको इस तरह से 2 फ्लैजेला जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये है इसका एंथीरोजोइड। तो यहां पर जो एंथीरोजोइड आपको दिख रहा है ये कैसा होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होता है। इसमें 2 फ्लैजेला हैं। तो इसके कैरेक्टर्स की बात करें अगर अपने, तो एक तो 2 फ्लैजेला हैं, बाइफ्लैजिलेटेड है। और दूसरा जो कैरेक्टर इसमें आता है एंथीरोजोइड का कि ये स्पाइरली कोइल्ड होता है। तो स्पाइरल कोइलिंग का पाया जाना इसकी खास बात है। और स्पाइरल कोइलिंग के अंदर भी जो कोइलिंग है वो कितनी होती है? वो होती है लगभग 1.5 कोइल्ड। और सेम ऐसी ही कंडीशन पाई जाती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, और इसका मतलब ये है कि ये ब्रायोफाइट्स के साथ इस कैरेक्टर में सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो ये एक और कैरेक्टर है जो ब्रायोफाइट्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। ग्लोब्यूल के मॉर्फोलॉजिकल नेचर की अगर अपने बात करें तो एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, हॉफमिस्टर। तो हॉफमिस्टर ने 1852 में ये बताया कि जो कैरेल्स ऑर्डर है उसके अंदर जो ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होती है जो कि मेल गैमेटेंजियम है वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कंपोजिट का मतलब ये है कि उसके अंदर मल्टीपल एंथ्रीडिया होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल एंथ्रीडिया एक साथ एग्रीगेट होकर क्या बनाती हैं? ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल नेचर है जो कि दिया था हॉफमिस्टर ने 1852 के अंदर। तो मॉर्फोलॉजिकल नेचर किसने दिया? हॉफमिस्टर के द्वारा दिया गया। साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो हॉफमिस्टर ने 1852 में सबसे पहले यह बताया था कि जो ग्लोब्यूल है
वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। तो ग्लोब्यूल को उसने कंपोजिट स्ट्रक्चर कहा। अब ये कंपोजिट स्ट्रक्चर कैसे है? इसने कहा कि जो मल्टीपल एंथ्रीडिया हैं उनका आपस में एग्रीगेशन हुआ और इस एग्रीगेशन से एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनी और उस कंपोजिट स्ट्रक्चर को नाम दिया गया ग्लोब्यूल। तो इस तरह से ग्लोब्यूल कैसे बनी है? एग्रीगेशन से बनी है और इस एग्रीगेशन से एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनी जिसको ग्लोब्यूल नाम दिया गया। तो कहते हैं कि जो कैरेल्स ऑर्डर है उसमें ग्लोब्यूल, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में जो ग्लोब्यूल होती है वो हमेशा कंपोजिट स्ट्रक्चर होती है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है वो ऑर्डर कैरेल्स के, जिसमें कारा भी इंक्लूड है, नाइटेला भी आता है, तो कैरेल्स ऑर्डर के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उन सबकी ग्लोब्यूल के लिए ये मॉर्फोलॉजिकल नेचर दिया था हॉफमिस्टर के द्वारा 1852 के अंदर। अब अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नुक्यूल की। तो नुक्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर अपने बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है फ्लास्क शेप्ड। तो ये है नुक्यूल। अब इसमें नीचे की तरफ 3 सेल्स होती हैं और इन सेल्स को फिर अलग अलग नाम दिया जाता है। सबसे नीचे की तरफ जो सेल है वो कहलाती है पैडी सेल। तो इसको नाम दिया जाता है पैडी सेल। उसके बाद जो ऊपर की तरफ सेल आपको दिख रही है इसको नाम दिया जाता है बेसल सेल। और बिल्कुल सेंटर में जो सेल आपको दिख रही है इसको नाम दिया जाता है सेंट्रल सेल। अब ऊपर की तरफ अगर अपने बात करें तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो नुक्यूल कहलाएगी। अब इस नुक्यूल के अंदर एक सिंगल एग होता है। तो ये उगोनियम है। उगोनियम के अंदर एक सिंगल एग है। इसके बिल्कुल सेंटर में आपको दिखेगा इसका न्यूक्लियस और इसके चारों ओर आपको डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट्स देखने को मिलते हैं। तो लेबलिंग कर लेते हैं। यह है उगोनियम और उगोनियम के अंदर एक सिंगल एग है जो कैसा है, हैप्लॉइड है और इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट्स दिखेंगे जो डिस्कॉइडल होते हैं और बिल्कुल सेंटर में आपको इसका न्यूक्लियस जो है वो दिखता है। और बाकी इसका सारे का सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल से एक ट्यूब लाइक सेल डेवलप होती है। टोटल 5 ट्यूब लाइक सेल्स डेवलप होती हैं जिनको ट्यूब सेल्स कहा जाता है। तो इनको नाम दिया जाता है ट्यूब सेल। टोटल कितनी ट्यूब सेल्स होती हैं? 5। ये 5 की 5 जो ट्यूब सेल्स हैं वो इस उगोनियम के चारों ओर स्पाइरली कॉइलिंग करती हैं और एक स्यूडो जैकेट का फॉर्मेशन कर देती हैं। और ये जो कॉइलिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो ये क्लॉकवाइज कॉइलिंग शो करते हैं
और एक स्यूडो जैकेट का जो फॉर्मेशन है वो इसके चारों ओर हो जाता है। तो इस तरह से जो जैकेट प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोल के अंदर, वो यही जैकेट है जो किसके द्वारा बनाई जाती है? ट्यूब सेल्स के द्वारा बनाई जाती है। तो ये स्यूडो जैकेट है जो स्पाइरल क्लॉकवाइज कॉइलिंग के द्वारा बनती है, और ये कॉइलिंग ट्यूब सेल्स के द्वारा की जाती है। तो इसको अपने नाम देंगे स्यूडो जैकेट। अब जो हर एक ट्यूब सेल है उसका जो एपेक्स पार्ट है वो एक स्वोलन सेल बनाता है जिसको अपने बोलते हैं कोरोनल सेल। और टोटल 5 कोरोनल सेल्स होती हैं जो न्यूक्लियोल के एपेक्स पर एक लॉब का फॉर्मेशन करती हैं, और इस लॉब को बोला जाता है कोरोना लोब। और ये जो 5 स्वोलन सेल्स हैं इनको बोला जाता है कोरोनल सेल्स। तो ये कोरोना लोब है। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको अपने बोलेंगे कोरोना लोब। और इसके अंदर जो सेल्स हैं इनको कोरोनल सेल्स बोला जाता है। तो ये जो सेल्स हैं वो कोरोनल सेल्स हैं। टोटल कितनी कोरोनल सेल्स होती हैं? 5। तो 5 ही ट्यूब सेल्स हैं और उनके एपेक्स पर 5 ही क्या है? कोरोनल सेल्स हैं। इसको अगर अपने अलग से शो करना चाहें तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बेसल सेल है, बेसल सेल के नीचे की तरफ ये सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल के नीचे की तरफ ये क्या है? पैडी सेल है। तो हमें सिर्फ सेंट्रल सेल से मतलब है, ये वाली जो सेंट्रल सेल है। इस सेंट्रल सेल से 5 ट्यूब सेल्स डेवलप होती हैं। तो हम लोग यहां पे एक ट्यूब सेल को शो करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एक ट्यूब सेल है, काफी लॉन्गेटेड है, ट्यूब लाइक होती है, इसलिए इसका नाम ट्यूब सेल पड़ गया। अब ये ट्यूब सेल क्या करती है? इसका जो एपेक्स है वो इस तरह से स्वोलन सेल का फॉर्मेशन करता है, और इस स्वोलन सेल को ही बोलते हैं अपने कोरोनल सेल। तो ये स्वोलन सेल क्या कहलाती है? कोरोनल सेल। और ये जो ट्यूब लाइक सेल आपको दिख रही है इसको अपने ट्यूब सेल बोलते हैं। तो इस टाइप की 5 ट्यूब सेल्स डेवलप होती हैं इस सेंट्रल सेल से, और हर एक ट्यूब सेल के ऊपर एक कोरोनल सेल होती है। तो इस तरह से टोटल 5 कोरोनल सेल्स होती हैं, और जो कोरोना लोब का फॉर्मेशन करती हैं न्यूक्लियोल के एपेक्स पर। अब अपने बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटेंजिया की। तो दोनों के दोनों जो गैमेटेंजिया हैं, न्यूक्लियोल एंड ग्लोब्यूल, उनका डेवलपमेंट सेम सेल से होता है, एक ही सेल से होता है। जो गैमेटेंजिया हैं वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं और हमेशा नोड पर प्रेजेंट होती हैं। या तो मेन एक्सिस का नोड हो सकता है या फिर ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ का नोड हो सकता है। अब नोड की किसी एक सेल से ही दोनों के दोनों गैमेटेंजिया डेवलप होते हैं। तो जो मेन एक्सिस है या ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है उसकी जो एडेक्सियल सरफेस होती है, एडेक्सियल सरफेस पर जो नोड होती है, नोड की जो सुपरफिशियल सेल होती है उस सेल से डेवलपमेंट होगा किसका? दोनों की दोनों गैमेटेंजिया का। अब होता क्या है, ये जो सेल है जिस सुपरफिशियल सेल से गैमेटेंजिया डेवलप होंगी उसको गैमेटेंजियल इनिशियल बोलते हैं। अब इस गैमेटेंजियल इनिशियल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 2 सेल्स बन जाती हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल। जो अपर सेल है उससे न्यूक्लियोल का डेवलपमेंट होगा, उसको न्यूक्लियोल इनिशियल बोल देते हैं,
और जो लोअर सेल है उससे ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट होगा और उसको ग्लोब्यूल इनिशियल हम लोग बोल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मेन एक्सिस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको कि ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, और इसमें ये नोड है। नोड जो है वो 6 to 24 सेल्स की बनी होती है। तो इसकी जो सुपरफिशियल साइड होती है वहां पर एक सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है, और डिफरेंशिएटेड होकर वो बनाती है गैमेटेंजियल इनिशियल। इसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियल इनिशियल, क्योंकि इसी से ही दोनों गैमेटेंजिया बनेंगे। और इसके अलावा इसमें इस तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इस गैमेटेंजियल इनिशियल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल्स बनती हैं। तो इसमें हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से इसमें दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से एक सेल ऊपर बन गई, एक नीचे बन गई। जो अपर सेल है उससे न्यूक्यूल डेवलप होगी, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्यूल इनिशियल। और नीचे वाली जो सेल है उससे ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोब्यूल इनिशियल। तो ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन है वो इस गैमेटेंजियल इनिशियल के अंदर हुआ है। और बाकी जो है इस तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं वो देखने को मिलती हैं हमें, ये मेन एक्सिस या ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल की। तो अपर सेल न्यूक्यूल इनिशियल की तरह काम करती है जिससे न्यूक्यूल का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्यूल इनिशियल है जो कि अपर सेल होती है। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्यूल इनिशियल, क्योंकि इसी से ही न्यूक्यूल का डेवलपमेंट होगा। तो न्यूक्यूल इनिशियल। अब इस न्यूक्यूल इनिशियल में दो ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाते हैं। अब यहां पे दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे जिससे टोटल 3 सेल्स बन जाएंगे। एक सेल ऊपर की तरफ बनेगी जो कंपैरेटिवली लार्ज साइज की होगी, और दो सेल्स इसमें नीचे की तरफ बन जाती हैं। जो अपर लार्ज सेल है इसको बोला जाता है न्यूक्यूल मदर सेल। क्योंकि इसी से ही जो मेन न्यूक्यूल है वो बनेगी। और जो बीच वाली सेल है इसको मिडल सेल कहा जाता है। तो ये है मिडल सेल। और सबसे नीचे की तरफ की जो सेल है इसको पैडी सेल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मिडल सेल है इसमें तीन वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, और तीन वर्टिकल डिविजन्स होने से इस टाइप की कंडीशन बन जाती है। ऊपर की तरफ न्यूक्यूल मदर सेल है ही। अब जो बीच वाला पार्ट होगा इसमें देखो, एक सेल बिल्कुल सेंटर में रहेगी जिसको अपने सेंट्रल सेल बोलेंगे, और टोटल 5 सेल्स पेरिफेरी पे रहती हैं जिनको ट्यूब इनिशियल्स बोला जाता है, क्योंकि इसी से ही आगे चलकर जो ट्यूब है, ये ट्यूब सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से तो सबसे ऊपर की तरफ जो सेल है ये कौन सी है? न्यूक्यूल मदर सेल है, जिससे न्यूक्यूल का डेवलपमेंट होगा।
और यहां पर देखो अब बिल्कुल सेंटर में जो सेल है इसको अपने बोलते हैं सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल की बात करें तो ये नंबर में सिर्फ एक ही होती है और इसके पेरिफेरी पे 5 सेल्स हैं जिनको ट्यूब सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल 5 ट्यूब सेल्स होते हैं और ये जो सेल आपको दिख रही है इसको अपने क्या बोलते हैं पैडी सेल। तो इस तरह से जो न्यूक्लियल मदर सेल है ये आगे चलकर oogonia में डेवलप हो जाती है जिसके अंदर एक सिंगल एग जो है वो प्रेजेंट होता है और ट्यूब सेल्स जो हैं ये आगे चलकर इलोंगेट हो जाती हैं और इलोंगेट होने के बाद ये कोरोना लोब का फॉर्मेशन करती हैं, कोरोनल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी और कोरोना लोब बनेगा जो न्यूक्लियल होगी उसके एपेक्स पर। तो इस तरह से इससे मैच्योर जो न्यूक्लियल है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है न्यूक्लियल का। अब अपने बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल का जो डेवलपमेंट है वो लोअर सेल से होता है। तो लोअर सेल को ग्लोब्यूल इनिशियल के नाम से जाना जाता है। तो अपने बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। तो पेयर में न्यूक्लियल हमेशा अपर साइड पर रहता है क्योंकि ये अपर सेल से डेवलप हो रहा है, जबकि जो ग्लोब्यूल है ये लोअर साइड में रहता है क्योंकि ये लोअर सेल से डेवलप हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये लोअर सेल है और इस सेल को अपने नाम दिया है ग्लोब्यूल इनिशियल। अब होता क्या है इस ग्लोब्यूल इनिशियल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 2 सेल्स बन जाती हैं। जो अपर सेल है इसको पैडी सेल के नाम से जानते हैं और जो लोअर सेल है जो कि कंपैरेटिवली लार्ज साइज की होती है उसको ग्लोब्यूल मदर सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सेल बनी है इसको अपने बोलते हैं पैडी सेल और ये जो सेल है इसको अपने बोलते हैं ग्लोब्यूल मदर सेल क्योंकि इसी से ही ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट होना है आगे। अब जो ग्लोब्यूल मदर सेल है इसमें 2 वर्टिकल डिविजन होते हैं और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो क्या होंगे वर्टिकल डिविजन होंगे और एक इसमें क्या होगा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ऐसा होने से एक ऑक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऊपर की तरफ वही नॉर्मल कंडीशन, ये पैडी सेल है और नीचे एक तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसको क्या बनाना है ऑक्टेंट का फॉर्मेशन करना है। तो ये टोटल 4 सेल्स हैं जो यहां पर हमें दिख रही हैं एक तरफ से, बाकी 4 सेल्स इसके बैक साइड रहती हैं जिनके न्यूक्लियाई को हम लोग डॉटेड शो कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये एक ऑक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पे। तो ये है ऑक्टेंट और इस ऑक्टेंट में टोटल 8 सेल्स हैं। अब जो ऑक्टेंट है इसकी जो हर एक सेल होती है उसमें 2 पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं। अब पेरिक्लाइनल डिविजन्स क्या होते हैं? ऐसे डिविजन्स जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज होती हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाता है। तो 2 पेरिक्लाइनल डिविजन्स किसमें होता है? इन ईच सेल, हर एक सेल के अंदर होगा ये ऑफ ऑक्टेंट। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है। इसका साइज जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा और ऊपर की तरफ इस तरह से ये पैडी सेल। अब यहां पर
हर एक सेल में 2 पेरिक्लाइनल डिविजन्स हो रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले पहला पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो बिल्कुल सेंटर में 8 सेल्स बन जाती हैं। 4 सेल्स इस तरफ हमें दिख रही हैं, 4 सेल्स इसके बिल्कुल बैक साइड होंगी, जिनको सेंट्रल सेल्स बोला जाता है। उसके बाद फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो 2 लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की, और हर एक लेयर में टोटल 8 सेल्स होती हैं। 4 सेल्स हमें इस तरफ दिख रही हैं और 4 सेल्स बैक साइड होती हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है 2 पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से हर एक सेल के अंदर। अब इसमें से जो पेरिफेरल सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, इनको बोला जाता है शील्ड सेल्स। और टोटल कितनी शील्ड सेल्स होती हैं? टोटल 8 शील्ड सेल्स का फॉर्मेशन यहां पर होता है। 4 सेल्स हमें इस तरफ दिख रही हैं, 4 सेल्स इसके बैक साइड होंगी। उसके बाद अंदर की तरफ की जो लेयर है, इन सेल्स को बोला जाता है मैनुब्रियल सेल्स। और मैनुब्रियल सेल्स जो हैं ये वाली हैं, और इनका नंबर भी कितना होता है? 8 होता है। तो 8 मैनुब्रियल सेल्स बनती हैं, और बिल्कुल सेंटर में 8 सेल्स होती हैं जिनको हम सेंट्रल सेल्स बोल देते हैं। और सेंट्रल सेल्स कितनी है टोटल नंबर में? 8 हैं। तो ग्लोब्यूल के अंदर के जो अदर पार्ट्स हैं वो इन सेंट्रल सेल्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो जो अदर पार्ट्स हैं ग्लोब्यूल के, वो सेंट्रल सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से फाइनली ये डेवलप हो जाती है एक मैच्योर ग्लोब्यूल के अंदर, जिसकी डिटेल स्ट्रक्चर हमने की है। तो ये मैच्योर ग्लोब्यूल में डेवलप हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए जो वाटर है वो रिक्वायर्ड होता है। तो जो मोटाइल एंथ्रोजोइड्स हैं वो वाटर के अंदर मूवमेंट करते हुए आते हैं, और जो नुक्यूल है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब नुक्यूल के अंदर जो कोरोना लोब होता है उसके बिल्कुल सेंटर में एक पैसेज होता है। उस पैसेज के थ्रू जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो एंटर करते हैं न्यूक्लियोल के अंदर, और अंदर जाने के बाद वहां पर जो एग होता है, एग के अंदर एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है। वो रिसेप्टिव स्पॉट एक एंथ्रोजोइड को रिसीव कर लेता है, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर आगे का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की ही बात करेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए एक एंथ्रोजोइड है, और ये एंथ्रोजोइड कैसा होता है? स्पाइरली कोइल्ड होता है, 1.5 कोइल्ड, और बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसमें 2 फ्लैजिला जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से। तो ये बाइफ्लैजिलेटेड है, इसको अपने बोलेंगे एंथ्रोजोइड। अब इस एंथ्रोजोइड को मूवमेंट करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम जो है वो कौन सा होता है? वाटर होता है। तो ये क्या करता है? मूवमेंट करता है वाटर के अंदर। तो मूव इन वाटर, और फाइनली ये नुक्यूल तक पहुंच जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये नुक्यूल है। नुक्यूल में बिल्कुल एपेक्स पर 5 कोरोना सेल्स होती हैं जो कोरोना लोब का फॉर्मेशन करती हैं। तो देयर आर 5 कोरोनल सेल्स जो किसका फॉर्मेशन करती हैं? कोरोना लोब का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियोल की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बाहर की तरफ इसमें एक स्यूडो जैकेट होती है, और ये स्यूडो जैकेट किसके द्वारा बनाई जाती है? ट्यूब सेल्स के द्वारा, इस तरह से। और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा इसमें जो एग है। तो एग की अगर अपने बात करें तो इसमें बिल्कुल सेंटर में इसका न्यूक्लियस रहता है, और इसके चारों ओर डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट या डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है जो कि इसको
रिसीव करने का काम करता है एंथेरोजोइड को। तो लेबलिंग कर लेते हैं, ये है कोरोना लोब। अब इस लोब के बिल्कुल सेंटर में एक पैसेज होता है, यहां पर पैसेज होगा, देखो इस पैसेज के थ्रू ही जो एंथेरोजोइड है वो एंटर करता है और फाइनली ये पहुंच जाता है एग तक। तो ये है एग, और इस एग में एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है, ये वाला। इस रिसेप्टिव स्पॉट के द्वारा एंथेरोजोइड को रिसीव कर लिया जाता है। और फाइनली इनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट है ये क्या करता है? अपने चारों ओर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो कैसी हो जाती हैं? अनफेवरेबल हो जाती हैं। अपने चारों ओर थिक वॉल का फॉर्मेशन करेगा। ये थिक वॉल किसकी बनी होगी? जो स्यूडो जैकेट है वही थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और साथ में वो स्पाइनी नेचर की हो जाती है, उस पर स्पाइन्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसी जो वॉल है वो इकाइनुलेट कहलाती है, और पूरे का पूरा जो स्पोर है उसको अपने बोलेंगे ऊस्पोर। तो इस तरह से जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सबसे ऊपर की तरफ इसमें जो कोरोनल सेल्स हैं जो कि कोरोना लॉब का फॉर्मेशन करती हैं वो तो रहता ही रहता है। टोटल 5 कोरोनल सेल्स होती हैं, और नीचे की तरफ इस तरह से एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो थिक वॉल है किसकी बनी होती है? स्यूडो जैकेट की बनी होती है। इसके अलावा इसकी सरफेस के ऊपर स्पाइन्स डेवलप हो जाते हैं इस तरह से। तो ये स्पाइनी थिक वॉल होती है, और इस पूरे स्पोर को अपने नाम देते हैं ऊस्पोर। तो ऐसा जो स्पोर है वो इकाइनुलेट कहलाता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से ही ऐसा होता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने नाम देंगे ऊस्पोर। और ऊस्पोर जो है वो एक तरह का रेस्टिंग स्पोर है। ये रेस्टिंग स्पोर क्यों है? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में हुआ है। तो यहां पर जो कंडीशंस हैं वो कैसी हो जाती हैं? अनफेवरेबल हो जाती हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस, तो इस तरह से ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है यहां पे। अब जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं तब तक ये जो ऊस्पोर है ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे पड़ा रहता है। जो बेसल सेल है वो डिजेनरेट हो जाती है, जिससे ये जो ऊस्पोर है वो पेरेंट प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, पेरेंट थैलस से सेपरेट हो जाता है, और उसके बाद ये ऐसे के ऐसे पड़ा रहता है जब तक कि कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इनके चारों ओर की जो थिक वॉल होती है वो रिमूव हो जाती है, और इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो क्या करता है? मियोसिस करता है, और मियोसिस करने से 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इन चारों में से जो 3 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बचता है, और ये जो सेल होती है पूरी की पूरी, इसका फिर जर्मिनेशन होता है और एक जर्म ट्यूब बनती है। ये जो न्यूक्लियस है वो इस जर्म ट्यूब में एंटर कर जाता है। उसके बाद इस जर्म ट्यूब में एक ऑब्लिक डिवीजन होता है, और ऑब्लिक डिवीजन होने से 2 सेल्स बनती हैं। नीचे बनती है राइजोइडल इनिशियल जो कि राइजोइड्स का फॉर्मेशन कर देती है, और ऊपर की तरफ बनता है प्राइमरी प्रोटोनिमा सेल जो आगे चलकर प्राइमरी प्रोटोनिमा में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो इसको अगर अपने आगे देखें तो जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, तो अब कंडीशंस फेवरेबल हो गई हैं, और फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये जो थिक वॉल है ये रिमूव हो जाएगी, और इसके अंदर का जो ऊस्पोर है वो बाहर आ जाएगा। तो कंडीशंस कैसी हो गई हैं? फेवरेबल हो गई हैं, और इस तरह की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है।
डबल वॉल जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी, और बिल्कुल सेंटर में इसमें आपको देखने को मिलेगा जाइगोट। इस तरह से। तो इसमें एक तो एंथ्रोजोइड और दूसरा एग सेल का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूजन करते हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सेल है इसको अपने बोलते हैं जाइगोट, जो कि कैसी है, एक डिप्लॉइड है, और इसका जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस कहलाता है। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें से जो 3 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो तो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई है वो बचता है। वो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई कहां एंटर कर जाता है, इस तरह से यहां पर एक जर्म ट्यूब निकलती है या जर्म ट्यूब डेवलप होती है, और वो न्यूक्लियस इसके अंदर इस तरह से एंटर कर जाता है। बाकी के जो 3 डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो इस तरह से डीजेनरेट हो जाते हैं, जिनको हम डॉटर शो कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट डॉटर न्यूक्लियाई। ये हैप्लॉइड होते हैं। तो डीजेनरेटेड डॉटर न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब ये कैसे हैं, हैप्लॉइड नेचर के हैं। तो ये हैं डीजेनरेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और ये यहां पे है जर्म ट्यूब, और इस जर्म ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक डॉटर न्यूक्लियाई है जो कि मियोसिस से बना है। ये डॉटर न्यूक्लियस जो कैसा है, हैप्लॉइड है, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, एक ऑब्लिक डिवीजन होता है। ओडी का मतलब यहां पे है ऑब्लिक डिवीजन, और ऑब्लिक डिवीजन होने से यहां पे 2 सेल्स बन जाती हैं जर्म ट्यूब के अंदर। इस तरह का डिवीजन हुआ, ऑब्लिक डिवीजन बोलते हैं इसको। और नीचे जो स्पोर है वो वैसे का वैसे पड़ा रहता है इस तरह से, और ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है क्योंकि जो 3 डॉटर न्यूक्लियाई थे वो क्या हो गए थे, डीजेनरेट हो गए थे। अब इसमें देखो, ये जो अपर साइड में सेल है इसको बोलते हैं अपने प्राइमरी प्रोटोनीमा सेल, क्योंकि इससे प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होगा जो प्राइमरी टाइप का होगा। तो इसको प्राइमरी प्रोटोनीमा इनिशियल बोल देते हैं। और जो नीचे की तरफ सेल है ये वाली, इसको नाम दिया जाता है राइजोइडल इनिशियल, क्योंकि इससे राइजोइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये है राइजोइडल इनिशियल। तो फाइनली प्राइमरी प्रोटोनीमा इनिशियल से प्राइमरी प्रोटोनीमा बन जाता है, और जो राइजोइडल इनिशियल है उनसे राइजोइड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से इससे पहले तो क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा। तो स्पोर के जर्मिनेशन से जो प्रोटोनीमा बनता है उसको अपने प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है ये 15 to 20 ब्रांचेस डेवलप करता है, और हर एक ब्रांच से एक न्यू प्लांट बॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो यहां पर 15 से लेके 20 तक ब्रांचेस डेवलप होंगी, और ये आगे चलकर 15 to 20 ही क्या बनाएंगे, थैलस बनाएंगे कारा के। तो 15 to 20 जो थैलाई हैं या थैलस हैं वो बन जाते हैं प्रोटोनीमा से, यानी जो 15 to 20 ब्रांचेस हैं उनसे 15 to 20 थैलस बन जाते हैं।